एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एनसीईआरटी सीरीज में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस को, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के फैक्ट और बुक में जितने एमसीक्यू दिए गए हैं उसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बीपीएससी टीआरई में टीआरई 1 2 3 के, तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल किए हैं ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि क्वेश्चन जो है कैसे पूछता है, क्वेश्चन सेटर जो होता है कैसे सेट करता है। एनसीईआरटी जो है, देखिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यानी आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे वो चीज क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलता है। तो उसके आधार पे ही जो है हम लोग यहाँ पे इसके फैक्ट को तैयार किए हैं ताकि आप क्वेश्चन बना सके। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा, जहां पे साइंस से क्वेश्चन पूछता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे आप चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स दे, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस, जैसे आपके बीपीएससी हो गए, चाहे यूपी पीसीएस हो गए, चाहे आपके एसएससी, रेलवे, चाहे जो भी एग्जाम हो, खास करके टीचिंग वाला एग्जाम है जैसे बीपीएससी का, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के टीआरई को भी एग्जाम में टीआरई 1 2 3 क्वेश्चनों को शामिल किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी का बुक है, और इसमें टोटल जो है 13 चैप्टर दिया गया है, जिसमें आपको इसी में आपका फिजिक्स है, इसी में केमिस्ट्री है, और इसी में आपको बायोलॉजी है। यहाँ पे ये देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब का जो है 4 4 चैप्टर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, शुरू से पहला से लेकर जो चौथा अध्याय है ये आपका क्या है, तो केमिस्ट्री है। हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। उसके बाद लिखिए 5 से लेकर 8 तक जो 4 चैप्टर है, इसमें आपको जो है बायोलॉजी पढ़ना है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए 9 से लेकर 12 तक जो देख रहे हैं, इसमें आपको फिजिक्स है। और वहीं अध्याय जो 13 है वो आपको ईवीएस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहले पहले अध्याय से शुरू करेंगे। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो ये एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, आपको मालूम होगा, उसमें जो है हम लोग भी क्लास कर रहे हैं क्वेश्चन को बनाते हुए, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है और कहाँ से पूछता है। आपको इसमें जो है एनसीईआरटी साइंस के सीरीज में जो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग उसमें देख चुके हैं। और ऐसे आपको क्लास 6 7 8 9 तक जो है हम लोग फैक्ट और एमसीक्यू को पढ़ा दिए हैं। और आज जो है हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं क्लास 10th को। तो ये आप वीडियो चल रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है। साथ में आपको ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का भी डाला गया है, तो वो सब जाके देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे आपका टेलीग्राम है, तो हाँ यहाँ पे आप जो है एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेल खाना, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ लेना हो, चाहे कोई डाउट हो, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके अलावा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी जो है, अगर आपको लगता है कि हम मैसेज नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप से, तो यहाँ पे ये नाम सर्च करके यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आगे हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसके पहले अध्याय को। पहला जो अध्याय है आपके केमिस्ट्री से है, और पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो इसका परिभाषा देखिए, लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण धर्म वाले एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे नए पदार्थ का बनना, यहाँ पे जो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उससे हम लोग बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। और ये नया पदार्थ बनने वाला जो परिभाषा है, हम लोग क्लास 9th में भी जो है एक बार देख चुके हैं। हम आपको दो जो है वहां पे परिवर्तन बताए थे, आपको एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, और क्योंकि परिभाषा जो है रासायनिक अभिक्रिया का यहीं से निकलता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, एक बार मान लीजिए अगर कोई चीज परिवर्तित होता है, तो वह जो अगर अपने पुराने अवस्था में लौट कर आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी एक बार कोई वस्तु अगर परिवर्तित होता है, तो पुनः उसे हम लोग
प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वह भौतिक परिवर्तन है, और इसे अगर हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो आपको रासायनिक अभिक्रिया है। यानी इसमें जो है वस्तु फिर से प्राप्त नहीं हो रहा है अपने पुराने वाले अवस्था में, एक नया वस्तु बन रहा है। यानी यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है किसमें, तो आपको रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ, क्योंकि पुराना पदार्थ अपने पुराने अवस्था में नहीं लौट रहा है, यानी नया पदार्थ बन रहा है किसमें, तो रासायनिक परिवर्तन में। और यही आपका रासायनिक जो परिवर्तन है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया गया है, एक लाइन जब पढ़िएगा यहाँ पे कि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का होना यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इसमें क्योंकि नया पदार्थ बनता है तो परिभाषा भी यही था, आप पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उदाहरण भी दिया गया है कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है यहाँ पे H2O यानी एक नया पदार्थ बनाया जिसको हम लोग जल बोल रहे हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ यहाँ पे बनाया है, जिसका यहाँ पे गुण धर्म भी अलग है। जैसे यहाँ पे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे गैस था, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जल बन गया है, ये दोनों मिलकर तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बना। और ये आपका एक क्या हुआ, एक आपका ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, और यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे उदाहरण भी जैसे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दिया गया है कि गर्मियों में कमरे के तापमान पे दूध को खुला छोड़ देना। आप देख रहे हैं कि अभी गर्मी का दिन है, अगर आप दूध छोड़ देते हैं एक रूम पर, देखिएगा कुछ देर के बाद फट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दूध फटकर दूसरा कुछ बदल गया, फिर वो जो आपका एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया। फिर से जो है फटा हुआ दूध से हम लोग दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे उस प्रकार अगला है, देखिए लोहे का तवा या तसला या कील को अगर आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वो भी आपके क्या है, एक नया पदार्थ बना लेता है। जैसे देखिएगा लोहा को जहाँ पे नमी वाला है, जहाँ पे पानी का अंश है, उसको वहां पे रख दीजिएगा तो उसमें आपको बीजी पकड़ लेता है भूरा कलर का, तो वहां पे भी एक नया पदार्थ बन गया। तो ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन है। तो और ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अंगूर का किण्वन हो जाता है। देखिए अंगूर से जो है हम लोग यहाँ पे शराब बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो अल्कोहल बना, तो यहाँ पे फिर अल्कोहल से हम लोग अंगूर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। भोजन पकाया था, देखिए आप भोजन पकाते हैं, आप जो है दूध से पनीर बना लीजिए, पनीर से दूध फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भोजन को पकाना एक नया पदार्थ बना रहा है, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन रहा है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। देखिएगा हम लोग कुछ भी खाते हैं, पच के दूसरा पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन गया। हम सांस लेते हैं, देखिए सांस ले रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, आपके नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है, आपको इसमें नया पदार्थ बन रहा है, नया गुण धर्म वाला। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। और यहाँ पे पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है तो नया पदार्थ बन रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन ही जो है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से इसका परिभाषा निकलता है। तो अब यहाँ पे आप लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपके बुक में जो है यहाँ पे जैसे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, आपको ऐसे जो है क्रियाकलाप दिया जाता है, उसको पढ़ के जो है एक आगे चलकर समीकरण बनता है जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपके एग्जाम में भी सवाल ऐसा ही पूछता है, आपको सीधा ऐसे फार्मूला दे के नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में सीधे पूछ देगा कि हाँ यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को वायु में हम जलाते हैं तो क्या प्राप्ति होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। बाकी इसमें देखिए अब ये पूरा क्रियाकलाप दिया है कि कैसे कैसे हम लोग जलाएंगे। जैसे देखिए लिखा गया है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा जो है एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे हम, उसको हम रेगमाल से साफ करेंगे। रेगमाल से इसलिए साफ करेंगे क्योंकि जो मैग्नीशियम का फीता है पहले ही वायुमंडल में उस पे जो है और ऑक्सीजन का चाहे वायुमंडल में जो भी गैस है उसको वहां पे परत जम गया है, तो उसको हम साफ कर लेंगे अच्छे से। फिर उसको जो है एक चिमटा से पकड़ कर यहाँ पे बर्नर से उसको जलाएंगे। जैसे देखिए चिमटा से पकड़ कर यहाँ पे जो है जो मैग्नीशियम का फीता था बर्नर से जलाया जा रहा है। जब हम उसको जलाएंगे तो बहुत तेजी से जलता है, यानी उसमें से जो है बहुत
तेज से उष्मा निकलता है और जलकर जो है राख बन के फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे शीशा का गिलास है जिसमें गिर जा रहा है। शीशा का गिलास को ही जो है वाश गिलास बोला है, जिसको हम लोग कहीं कहीं चाइना डिश पढ़ेंगे। तो चाइना डिश वही हुआ, वाच गिलास वही हुआ, शीशा का गिलास यही हुआ। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो है राख गिर गया। जो राख यहाँ पे देखिए जल के गिरा है वो श्वेत कलर का यानी उजला कलर का है, और यही जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इतना लंबा हम लोग देखें एक क्रियाकलाप था, ये रासायनिक अभिक्रिया था। अगर इसको हम रासायनिक सूत्र के माध्यम से लिख देंगे, जैसे मैग्नीशियम यानी Mg हो गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला रहे हैं, जलाने के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये आपका समीकरण हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब बाकी छोड़कर जितना हम यहाँ पे देखे हैं ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण फॉर्मूला वाला चीज है। तो इसको आप देख लिए, एग्जाम में ऐसा ही पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में अगर दहन कराया तो क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी को फार्मूला से लिखेंगे तो हम लोग मैग्नीशियम, क्योंकि जल रहा है आपको तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो O2, और यहाँ पे नया पदार्थ बना इसकी अभिक्रिया करके तो बना क्या, तो आपको Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये समीकरण हो गया और वो अभिक्रिया था। तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं, लिखा भी गया है कि आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है यानी जल रहा है। जब जलाते हैं तो श्वेत लौ निकलता है और वो उसको जल जाता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे जो मैग्नीशियम फीता था वो एक नया पदार्थ बन गया, श्वेत चूर्ण बन गया। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो ये आपको एक हम लोग अभिक्रिया करके क्रियाकलाप करके दिखाए हैं कि कैसे बनता है। अब देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो है पहले वाले अवस्था से नया अवस्था में चीज बन रहा है, तो वहां पे कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे यहाँ पे आप देखे हैं कि हाँ एक रिबन का फीता था, तो रिबन का देखे हैं फीता आपको दूसरा जैसा था, और इसको जो हम जलाए हैं तो ये एक राख बन गया है। यानी इसके यहाँ पे देख रहे हैं अवस्था में परिवर्तन होता है। बहुत सारा ऐसा ऐसा आएगा जिससे पानी को है तो पानी को हम बदल के तो दूसरा कुछ गैस बना देंगे तो उसका अवस्था बदल गया। रंग में परिवर्तन बिल्कुल रहता है। आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम का फीता था जलकर श्वेत बन गया है, तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो जाता है। गैस का निकास और उत्सर्जन आप देखे हैं, जब जलाए हैं रिबन के फीता को तो यहाँ पे बहुत जो है बड़ी मात्रा में ऊष्मा जो है निकला है। तो यहाँ पे गैस का जो है निकलता भी है और यहाँ पे उत्सर्जन भी होता है। यहाँ पे देखिए तापमान में परिवर्तन, आप देख रहे हैं कि जलाए हैं तो आपको लौ निकला है, श्वेत लौ, तो यहाँ पे आपको तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो ये जब आपको रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये सब आपको परिवर्तन भी होता है, यानी चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर, आपको देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ये सब जो है बदलाव होता है आपको रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो जितना हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो इतना से इतना, अगर हम जो है मैग्नीशियम फीता को ऑक्सीजन में वायुमंडल में दहन कराएंगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो वो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और वही को अगर हम इसमें फॉर्मूला में लिख दे, सूत्र से लिख दे, तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इतना ही बड़ी बात है, कुछ नहीं है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारक और उत्पाद को पदार्थ के सूत्र के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये यहाँ पे एक चीज मिल रहा होगा, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो है दो चीज भाग लेता है। यहाँ पे जो एक तीर देख रहे हैं, तीर का निशान बता रहा है कि ये पहले वाला चीज है जो मिल रहा है बनने के लिए, और तीर के बाद वाला चीज है ये जो है अभिक्रिया करके बन गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज आपको शामिल हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलकर दूसरा नया चीज बना रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पाद। तो ये याद रखिएगा, अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, और उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और उत्पाद। तो इसी अभिकारक और उत्पाद को अगर हम सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसको हम सूत्र के माध्यम से निरूपित किए, मैग्नीशियम को Mg लिख दिए, ऑक्सीजन को O2 लिख दिए, तो ये आपका अभिकारक हो गया। जब अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसको हम लोग यहाँ पे अगर सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो MgO हो गया, तो ये आपके उत्पाद हो गया। तो यहाँ पे आप समझ लिए, और इसको सूत्र के माध्यम से लिख दिए तो ये रासायनिक समीकरण हो गया।
अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये हम इसको वाक्य में बोल रहे हैं तो ये आपका अभिक्रिया हो गया। देखिए वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है, क्योंकि शॉर्टकट में इसको लिखेंगे ताकि समझना आसान हो। तो यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप में लिखना ही समीकरण कहलाता है। तो ये आप यहाँ पे आप समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और हम आपको उदाहरण बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा। एक तरफ रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है। अब इतना जो है हम लोग ताम झाम देख रहे हैं, इतना क्रियाकलाप कीजिए, चाहे इसको शब्द में लिखिए चाहे वाक्य में लिखिए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और इसी चीज को अगर हम यहाँ पे जो दिया गया है क्रियाकलाप, इसको हम फॉर्मूला से लिख दे तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो एक बार पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप में दिया गया है कि एक शंकवार जो है फ्लास्क लीजिए यानी शीशा का गिलास लीजिए, उसमें जो है दानादार जिंक यानी जो है जिंक का देखिए यहाँ पे कुछ दाना लीजिए, इसमें जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, यानी जो जिंक पहले रखे थे उसमें जो है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रख दीजिए। रखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, नया चीज क्या बन रहा है। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये अब हम लोग वाक्य में बोल दिए तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से लिखेंगे तो वो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे बोला था कि हाँ दानादार जस्ते पर यानी जिंक पे या तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखिए, तो पहले हम HCl रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया अभिकारक आपको दो मिल गया, अभी अभिक्रिया करेगा तो जेडन जो है यहाँ पे Cl से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन गया और H2 एक नया जो है कि यहाँ पे गैस का निर्माण हुआ। तो यही पूछा था। अब यहाँ पे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, एग्जाम में दे देगा ये वाला चीज, दे देगा कि हाँ अगर दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराए तो कौन सा गैस का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और इसको फॉर्मूला से हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण से ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए अगर HCl चाहे एक और दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाए, तो जिंक में अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बनेगा ZnSO4 नया पदार्थ और यहाँ पे H2 गैस बन गया। याद रखेंगे हम लोग ऐसे कि हाँ जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने पे जो है कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला। ये भी आपका शब्द में बोल दिया कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया और फॉर्मूला से लिख दिए तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोल देंगे। अब यहाँ पे रासायनिक समीकरण में एक चीज यहाँ पे मिलेगा आपको, तीर के पहले वाला जो चीज है वो आपको बाएं तरफ है तो इसको हम लोग बोलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो बाद में है दहिना ओरी तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड। और यहाँ पे बताए हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। यहाँ पे याद रखिएगा यानी रिएक्टेंट, और नया चीज बन गया प्रोडक्ट तो इसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। तो आपको हम ऊपर ही बता दिए हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो बता दिए सीधे कि देखिए आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ आपके उत्पाद है। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, देख लीजिए। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अभिकारक बोलते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो वह आपके इसके उत्पाद है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी चीज कुछ और चीज होता है जो आपको रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे इसके बीच में देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है चाहे तीर का चिन्ह है, तो ये सब क्या दिखाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उसे LHS लिख दिया जाता है। इसी प्रकार उत्पाद जो उत्पाद होता है उसके बीच में भी जो है प्लस चिन्ह लगाकर उसको RHS लिख दिया जाता है। तीर का सिरा जो है उत्पाद की ओर होता है, याद रखिएगा यहाँ पे जो तीर देख रहे हैं तीर का जो सिरा होता है वो उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया की होने की दिशा बताता है कि हाँ यहाँ से जो है ये दोनों चीज मिलकर ये नया चीज बना है। तीर जो होता है उसका दिशा बताता है यानी अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। तो ये सब आपको थोड़ा मोड़ा याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नया पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है चलिए हम इसको समझते हैं। इसी में छुपा हुआ है देखिए बैलेंस यानी बराबर, यानी दोनों तरफ बराबर। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो तीर दिखा रहा था नया चीज बन रहा है, इधर आपको बन गया कौन सा, तो आपके उत्पाद, और यहाँ पे आपके इधर है अभिकारक। तो यहाँ पे अभिकारक और यहाँ पे जो उत्पाद है ये दोनों बराबर है कि नहीं। यानी मान लीजिए आपका उत्पादक में जो है जितना परमाणु है, मान लीजिए इसमें 10 kg का जो है सामान है तो आपको हम बदलेंगे तो भी 10 kg में ही बदलेगा। मान लीजिए इसमें कोई परमाणु है
अगर 3 परमाणु है तो इसमें भी एक जो है 3 परमाणु होगा। तो परमाणु की संख्या बराबर हो या उसके द्रव्यमान बराबर हो तो वही कहलाता है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्योंकि इसमें द्रव्यमान का बात आता है तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधारित पे है। तो एग्जाम में सीधा पूछ लेगा एक लाइन कि हाँ, जो हम लोग बैलेंस्ड करते हैं केमिकल इक्वेशन को तो किसके आधार पे होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पे वह आपको आधारित होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, और क्या उसका होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही यहाँ पे विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। और दूसरे शब्दों में देखिए लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे समान रहती है। या तो आपको कुल द्रव्यमान या आपके परमाणु की संख्या, ये दोनों यहाँ पे बराबर रहेगा। मान लीजिए जैसे आप अभी पढ़े हैं Mg और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पे बनाया है MgO, नया पदार्थ बन गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे समीकरण करें तो कैसे बनेगा, संतुलित समीकरण करें तो यहाँ पे देखिए कुल द्रव्यमान यहाँ बराबर होना चाहिए और यहाँ पे परमाणु की संख्या भी जो है बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर अभिकारक में हम देखें तो मैग्नीशियम इधर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। और वहीं अगर नया पदार्थ जब बन गया है तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 ठीक है, यहाँ पे Mg 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है लेकिन पहले 2 था, तो इसको भी हम 2 बनाएंगे। तो 2 कैसे बनेगा, इसमें जो है हम 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 Mg बन गया और 2 ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन बन गया और यहाँ के इधर देख रहे हैं अब 1 ही है, तो इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए आपको 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और अभिकारक जो उत्पाद नया चीज बना है तो 2 Mg इधर भी हो गया और 2 ऑक्सीजन उधर भी हो गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो गया, समान हो गया। तो ये आपको कौन सा समीकरण हो गया, ये हम इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर कोई समीकरण अगर नहीं हुआ है आपको संतुलित तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। उसको भी हम लोग आगे यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया, चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये आपको रासायनिक संतुलित समीकरण है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये उदाहरण है, बुक में सीखिएगा कि हाँ कैसे होता है, आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे दे दिया है। हम इसको आसानी भाषा में समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो है पहला है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है गैस बन रहा है। ऊपर आपको अब देखे हैं कि आपको दानेदार जिंक में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन बनता है और आपको जिंक सल्फेट बनता है। इसी को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे तो Zn प्लस H2SO4 या जो है प्रतिक्रिया करके बना रहा है Zn और हाइड्रोजन गैस। अब हम इसमें देखेंगे कि हाँ ये आपको रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि दोनों तरफ यानी तीर के पहले यानी अभिकारक में और उत्पादक में मिलाएंगे कि परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जिंक देखेंगे कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए जिंक 1 है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है। और यहाँ पे जो आपका सल्फर है कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है आपका, ये 4 है। अब यही चीज इधर मिलाएंगे। अब इधर चीज मिलाएंगे आपको देखिएगा Zn कितना है, 1 है, पहले भी 1 था अभी भी 1 है। हाइड्रोजन पहले 2 था, हाइड्रोजन अभी भी 2 है। देखिए यहाँ पे सल्फर 1 था अभी भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन अभी भी 4 है। यानी आपको तीर के पहले यानी अभिकारक में जो परमाणु है वही उत्पाद में उसी की संख्या के बराबर है। तो ये समीकरण क्या है, आपको पहले से ही संतुलित समीकरण, तो इसको हम लोग संतुलित नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक तरफ जितना समीकरण में जो है भाग लिया है पूरा तत्व लिख देंगे। यहाँ पे जो है तीर का निशान के पहले जो होता है अभिकारक, तो अभिकारक में कितना परमाणु है वो लिख देंगे, उत्पाद में कितना है वो लिख देंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह आपका जो है समीकरण है संतुलित है, यानी इसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब एक और उदाहरण देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपके बुक में भी दिया गया है। जैसे देखिए आपका फेरस है और साथ में आपको जो है H2O जल है, अभिक्रिया करके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इसमें भी बन रहा है। तो यहाँ पे अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने का तरीका आपको हम बताए हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बायां तरफ में, यहाँ पे Fe कितना है, 1 है। अब देखिए Fe 1 है और अभी हम उत्पाद में देखो तो यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम भी इसको 3 करेंगे तो 3 से गुना कर देंगे तो देखिए दोनों तरफ 3 3 Fe हो गया। तो देखिए 3 Fe और 3 Fe यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो ये बराबर है।
ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एक ही है, तो यहाँ पे इसमें हम 4 से गुना करेंगे। देखिए 4 से गुना कर देंगे तो आपका 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन था वह 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे भी जो है 4 से हम कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो है आपका समीकरण संतुलित हो गया, यानी दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या बराबर हो गया। अगर यही जो है पहले वाला जो इसमें था यानी ये वाला अगर ये संतुलित नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी एस्केलेटन केमिकल इक्वेशन, यानी नॉट बैलेंस, यानी बराबर नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंकाली रासायनिक समीकरण। और वहीं इसको अगर हम जो है संतुलित कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे यहाँ पे आप दिखा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ समीकरण दिए गए हैं, उसको यहाँ पे जो है हम लोग संतुलित करेंगे, कैसे कैसे होता है। जैसे पहला देखिए, पहला यहाँ पे देखिए दिया गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। पहला आप देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया किया और HCl बनाया। अब इसमें हम लोग कैसे करें कि आपको ये संतुलित हो जाए, तो सबसे पहले देखिए इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए उत्पाद में क्या है, एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है। तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो देखिए दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन हो गया और दोनों तरफ आपके 2 क्लोरीन हो गया। तो पहला आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ऐसे इसमें करना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरियम कितना है आपका 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है। इधर जब आइएगा तो देखिए आपका ये जो सबसे पहले इस फार्मूला में जो है एक चीज छूट गया था, ये देखिए ये Al2SO4 का होल थ्रायस होगा। अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पे बेरियम इधर 1 है, अब हम लोग देखेंगे बेरियम इधर भी 1 है तो ये ठीक है, इसको भी हम छोड़ देंगे। बाकी देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है, इधर आपका 2 है और इधर आइए क्लोरीन यहाँ पे देखिए 3 है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसमें भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे वाला देखने के बाद जैसे देखिए एल्युमिनियम कितना यहाँ पे 2 है और एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 1 ही है। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तो देखिए दोनों तरफ 2 एल्युमिनियम हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, आपको यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना था आपका, क्लोरीन 2 ही था। तो इसको भी हम 6 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6। देखिए क्लोरीन भी दोनों तरफ 6 हो गया, एल्युमिनियम भी आपको दोनों तरफ 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 से गुना किए हैं तो बेरियम अब 3 हो गया, इधर 1 ही था। तो 3 से इधर भी गुना कर देंगे तो देखिए बेरियम भी 3 हो गया दोनों तरफ। अब बच गया यहाँ पे आपका SO4, यहाँ पे देखिए SO4 देखिए 3 है और यहाँ पे आपका SO4 भी जो है 3 हो गया, क्योंकि 3 से हम गुना कर दिए हैं। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम संतुलित करेंगे। तीसरा नंबर देखिए आपको है सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो देखिए आपका पहला में देखिए सोडियम 1 है और इधर भी सोडियम 1 है, छोड़ देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है 3 है। तो इसमें भी हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन अगला देखने के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन इधर भी 1 है। अब हाइड्रोजन का बात रह गया, तो हाइड्रोजन में देखिए मान लीजिए इसमें अगर हम गुना करते हैं 2 से तो देखिए आपका हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, 2 दूना 4। और इधर हाइड्रोजन कितना है आपका, इधर देखिए हाइड्रोजन आपका कितना है, इधर 3 ही है, मतलब कि इधर 4 हो गया। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इधर 2 से गुना कर देंगे इसमें। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। लेकिन अब देखिए गुना किए हैं इसमें तो 2 सोडियम हो गया, जबकि इधर 1 ही है। तो इधर हम 2 से गुना कर देंगे। तो आप अब मिलाइए, 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम इधर भी हो गया, आपका 4 हाइड्रोजन इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 इधर। ऑक्सीजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन भी इसमें भी अब 2 हो गया। तो ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। बाकी यहाँ पे बुक में भी दिया गया है, बाकी चीज आप कर सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे हम देखेंगे, भौतिक अवस्थाओं में संकेत को लिखना। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वहां पे देखिए बहुत सारा चीज रहता है। जैसे हम जल लिख रहे हैं H2O, तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी भाषा समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जल को लिक्विड लिख देते हैं ताकि समझ जाए। अगर हम क्लोरीन लिखे चाहे हाइड्रोजन लिखे तो वहां पे हम लोग जी का मान दे देंगे कि यह गैस है। तो यहाँ पे अवस्था दिखाने के लिए आपको भौतिक अवस्था मालूम होगा, ठोस द्रव गैस होता है। तो उसको दर्शाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे देखिए लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में अगर वहां पे कोई अभिकारक में चाहे उत्पादक में अगर सॉलिड है
यानी ठोस है तो उसमें हम एस लिख देंगे, अगर वहाँ पे लिक्विड है तो हम वहाँ पे एल लिख देंगे, अगर गैस है तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे। अगर एक्वस है यानी एक्वस का मतलब जलीय विलयन है, जलीय विलयन, तो वहां पे हम लोग एक्वस लिख देंगे यानी एक्यू लिख देंगे। तो ये दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए फेरस जो है जल से अभिक्रिया करके, देखिए जल अब लिक्विड होता है तो यहाँ पे एल होगा, ये किताब में गलत दिया है। तो ये एफ ई जो है जल से अभिक्रिया करके आपको Fe3SO4 बनाया, यानी ये आपका सॉलिड है तो एस हम लिख दिए, H2 गैस है तो जी लिख दिए, इस प्रकार से। बाकी जो है कुछ और चीज होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे अभिक्रिया में करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं कि हाँ इतना ताप पे अभिक्रिया कराया गया, चाहे इतना दाब पे कराया गया, या उत्प्रेरक दिखाया जाता है तीर के निशान के ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जिस रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा ताप दिखाना हो, दाब दिखाना हो, उत्प्रेरक दिखाना हो, तो वो जो है तीर के ऊपर या नीचे लिख कर दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है, और वो कितना जो है 340 एटॉमिक प्रेशर पे यानी दाब पे, तो हम इसको ऊपर लिख दिए और अभिक्रिया करके CH3OH बना दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके जो है अभिक्रिया करता है, तो किस में करता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में करता है। यहाँ पे ये उत्प्रेरक हो गया, तो ये मिलने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि कुछ दाब हो, चाहे ताप हो, चाहे उत्प्रेरक हो, ये तीर के ऊपर या नीचे लिखकर हम लोग दर्शाते हैं। तो ये आपको अवस्थाओं को संकेत के रूप में लिखकर दर्शाया जाता है। तो ये आपको समीकरण को और सूचनापूर्ण बना देता है, इसीलिए ये सब लिखा जाता है। तो यही आपको यहाँ पे लिखना था। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं संतुलित समीकरण के लिए और चीज दिया गया है, तो आपको हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप खुद करके यहाँ पे आपका जो है बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि कौन कौन से जो है रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, अब इसको चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये 4 तरह के आपको होते हैं। पहला इसमें है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, ये बना है कंबाइन से, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उस प्रकार देखिए वियोजन, यानी टूट कर यहाँ पे अलग अलग बिखर जाना, यानी एक जो चीज है टूट कर अलग अलग पदार्थ बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। उसमें जो है अगला है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी जो है पहला जो है दूसरे व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। और द्विविस्थापन है इसी प्रकार का जिसमें डबल विस्थापन होता है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ जरूरी चीज है, चलिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही मिश्रण से बाहर आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी अबंध टूटने और जुड़ने से जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे जो है मान लीजिए अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो जो परमाणु इधर भाग लिया है वही परमाणु से इधर जो है आपका कोई नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ बनने में भले ये हो सकता है कि जो आपके रासायनिक अभिक्रिया का जो परमाणु था उसके बीच में जो आपसी बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटने से या जुड़ने से नया पदार्थ बनेगा, न कि परमाणु के बदलने से। जो परमाणु रहेगा वही बनेगा। यानी मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे जैसे फेरस है, तो यहाँ पे आगो फेरस है, इधर देखिए फेरस है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो 3 परमाणु आप देख लिए, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यही तीनों चीज से जो है मिलकर ही अगला उत्पाद बनेगा। यानी परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में नहीं बदलता है, जो अभिकारक में होता है वही आपको उत्पाद में होता है, वो बदलता नहीं है। भले वो उसका जो आपस में जो बंधन है, जिस बंधन से जुड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है आपको H2O है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड है जो इसको दोनों को बांध के रखा है, भले ये टूट सकता है या नया जुड़ सकता है, इससे जो है नया पदार्थ बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन चेंज नहीं होगा, जो पहले है वही आपको बाद में बनेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिएगा थोड़ा, जो चीज आपको समीकरण में रहेगा विकारक में, उसी परमाणु से नया पदार्थ बनेगा, यहाँ पे याद रखना है। अब हम पहला इसमें देखेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसी में लिखा हुआ है कंबाइन, कंबाइन से ही बना है कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। तो इसमें देखिए क्या होता है, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है,
और आपके जल से अभिक्रिया किया और एक नया पदार्थ बनाया जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। यानी दो चीज मिला इधर, एक कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जो है जल, दोनों मिलकर एक चीज बनाया बुझा हुआ चूना, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम जो है बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये आपको याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था टीआर 3 के टीजीटी में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संयोजन प्रतिक्रिया है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो भी आप पढ़े हैं कि कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होकर एक पदार्थ बने। जैसे पहला ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, यानी दो चीज मिला और यहाँ पे एक चीज बन गया, तो ये भी आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका एल्युमिनियम और जो है ऑक्सीजन दोनों अलग अलग पदार्थ है, मिलकर एक पदार्थ बना दिया, तो ये भी इसका उदाहरण है। सी नंबर देखिए आपका इधर एक पदार्थ है और ये टूट कर दो पदार्थ बना दिया है, तो ये उल्टा हो गया, यानी ये आपका एक वियोजन हो गया, यानी अपघटन हो गया इसका, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन वाला। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ए और बी है संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ये आपको एग्जाम में कुछ पूछा हुआ सवाल है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हम फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े हैं, ये वाला रासायनिक समीकरण, इसी को जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आपको प्रयोग क्रियाकलाप करके दर्शाया गया है। और यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि बुझा हुआ चूना यानी को हम बोलेंगे सिलेक्ट लाइम, और यहाँ पे जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको हम बोलेंगे क्विक लाइम। पानी अगर मिल गया तो बुझा हुआ चूना, पानी नहीं मिला हुआ है तो बिना बुझा हुआ चूना। अब यहीं पे जो है ये चीज आपको क्रियाकलाप में दर्शाना है। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक बीकर लीजिए, उसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जो है बुझा हुआ चूना यानी ये वाला, ये दोनों लीजिए, इसमें धीरे धीरे मिलाइए और बीकर को स्पर्श कीजिए। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो देखिएगा गर्म इसमें महसूस होता है। आप देखते होंगे जब घर पेंट कराते होंगे आप लोग दिवाली छठ में, तो देखिएगा जो है हम लोग चूना लाते हैं खरीद के और यहाँ पे कहीं जगह पे बाल्टी में उसको घोल देते हैं, देखिएगा वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो वहां पे वही चूना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को जो है हम लोग पानी में जब मिलाते हैं तो यही बन जाता है बुझा हुआ चूना, और इसी से हम लोग घर को पोतते हैं। देखिएगा घर पोतने के बाद देखिएगा जब सूख जाता है तो वो खूब चमकने लगता है, तो यही चीज होता है वहां पे। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ बनता है, तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम आपको हाइड्रा ऑक्साइड आपको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में पूछता हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे देखिए ऐसे ही घर का पेंट होता है, हम लोग लाते हैं चूना खरीद कर, इसको पानी में मिला देते हैं और ऐसे घर को पोतते हैं। तो याद रखिएगा यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है, और इसमें जो है जब मिलाते हैं इसमें तो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। यानी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हम खरीद के लाए चूना, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे, जल में मिला दिया तो यहाँ पे बन गया बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा हो गया। तो ये आपको याद में रखिएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये देखिए पूछा है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा की, यहाँ पे नींबू पानी की, बुझा हुआ चूना, तो यही आंसर होगा बुझा हुआ चूना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बुझा हुआ चूना है। यहीं से क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3 के 6 to 8 का ये सवाल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको मिला लिए होंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसको घोल तैयार कर लेते हैं ये दोनों मिलाकर जल के साथ, तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझा हुआ चूना के विलयन यानी आपको ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, दीवारों की सफेदी करने के लिए यानी दीवार को पेंट करने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में जो है उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो है एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो और ये भी याद रखना है जो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है,
और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आपको संगमरमर का भी फार्मूला होता है, तो ये दोनों अलग अलग होता है और इसीलिए आपको वो चमक हो जाता है। जैसे सूखता है जो है हम लोग घर को पेंट करके छोड़ दिए, तो क्योंकि वायुमंडल में गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे अभिक्रिया कर लेगा और पानी जो है सूख जाएगा, और सूखने के बाद जो दीवार जो है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो बहुत चमकता है। जैसे यही दिया गया है, जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, मान लीजिए घर से हम पेंट कर दिए, जो बुझा हुआ चूना है वो बन गया, उसको जो है हम लोग यहाँ पे अब घर को पेंट कर दिए यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब जो है उपस्थित जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और आपको यहाँ पे घर से जो है चमकने लगता है। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए अन्य उदाहरण दिया गया है संयोजन अभिक्रिया का। ये देखिए कोयला का दहन, देखिए आपको संयोजन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक चीज बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार से देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया, तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाया, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। तो अब यहाँ पे इसको आप समझ गए होंगे कि क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया जो हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखिए इसमें जो देखिए संयोजन अभिक्रिया हुआ है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, और साथ में जो है उष्मा जो है इसमें उत्सर्जन हुआ, यानी उष्मा निकला है। तो उष्मा जिसमें निकलता है, जिस अभिक्रिया में निकलता है, तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप बताए हैं, ऊपर वाला अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके यहाँ पे बुझा हुआ चूना बना लिया, साथ में उष्मा जो है इसमें से निकल गया, तो उसमें हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी। तो यहाँ पे याद रखिए, जैसे देखिए लिखा गया है कि हमने अभी देखा कि अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई है इस अभिक्रिया में। इसमें अभिक्रिया जो है गर्म, अभिक्रिया में मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आप देखिएगा चूना को जब पानी में मिलाते हैं, जब हम लोग खरीद के लाते हैं घर पेंट करने के लिए, गर्म कीजिएगा, देखिए वो गर्म हो जाता है पानी, तो यहाँ पे उष्मा क्या हुआ, उस साथ में उष्मा भी बन गया, तो जिसमें उष्मा उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी, याद रखिएगा। और जिसमें उष्मा जो है नहीं बनता है, उष्मा और इसमें चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग उष्मा छेपी पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए उदाहरण दिया गया है प्राकृतिक गैस का, यहाँ पे दहन, यानी आपको प्राकृतिक गैस यानी मीथेन को जब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल और ऊर्जा भी जो है यहाँ पे निकला है। तो ये सब क्या है आपके जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, जिन अभिक्रिया के उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो हम लोग उसे उष्माक्षेपी बोलेंगे, यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस हो गया इसका उदाहरण। उसके बाद जो है श्वसन भी जो है क्या है, एक आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम लोग जब श्वसन लेते हैं, तो देखिएगा श्वसन जब हम लोग छोड़ते हैं, यानी जो उत्पाद बनता है, आप देखिए नाक के पास रखिए अपना हाथ, देखिए चाहे बोलिएगा तो देखिएगा क्या है, उष्मा हल्का हल्का गर्म निकल रहा है, गर्म सांस, तो वहां पे भी जो है आपको उष्मा बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। ये चीजें आपको याद रखिएगा। जैसे आप देखिए हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा जो है हमें भोजन से मिलती है, बिल्कुल। पाचन क्रिया के समय जब हम लोग कोई चीज खाना खाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल खाते हैं, आलू, ब्रेड हो गया, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है टूटने से हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यह ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में कोशिका तक जाकर पहुंचकर वहां पे ऑक्सीजन से मिल जाता है, और वह आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी को जो है हम लोग बोलते हैं श्वसन, और श्वसन में आप देख रहे हैं ऊर्जा बन रहा है, यानी यह भी आपका जो है क्या है, आपको श्वसन वाला जो है उष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण, यहाँ पे देखिए आपका जो है जो कार्बोहाइड्रेट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पे जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना दिया, साथ में ऊर्जा भी विमुक्त किया है। तो श्वसन कैसा है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला इसमें जो दिया गया है जो है देखिए लिखा गया है कि शाक सब्जी यानी जो वनस्पति द्रव्य होता है, यह भी जो है विघटित होकर जब कंपोस्ट बनता है, तो ये भी आपका उष्मा छेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन जो है इसमें उष्मा छेपी के उदाहरण है। तो यहाँ पे श्वसन हो सकता है, प्राकृतिक गैस का दहन हो सकता है, शाक सब्जी का कंपोस्ट बनना हो सकता है। ये सब आपको याद रखिएगा। आगे अब हम देखेंगे इसमें वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डी कंपोजिशन, यानी आपको इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, तो उसको हम लोग वियोजन, यानी यह आपको जो ऊपर जो पढ़े हैं उसका ये उल्टा है, यानी संयोजन से ये उल्टा है।
और इसमें जो है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होता है। यानी अब इसको हम पढ़ेंगे आगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इसको समझने के लिए क्रियाकलाप भी दिया गया है। अब क्रियाकलाप भी पढ़ने से पहले इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, यानी एक जो पदार्थ है वह टूटकर छोटे छोटे उत्पाद जो है उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। जैसे देखिए गर्म करने पर अगर हम फेरस सल्फेट को अगर गर्म करें, यानी FeSO4 और 7H2, ये आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है। इसको अगर हम गर्म करें तो यहाँ पे देखिए जो है ये क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह जो है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 बन जाता है। साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 का निर्माण करता है। यानी एक चीज था आपको फेरस सल्फेट, और यह टूटकर जो है आपको फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चीज टूटकर अलग अलग चीज बना लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरक जो है फेरस सल्फेट वाला यहाँ पे जो है इसका क्रियाकलाप दिया गया है। अब इसी को दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये सारा चीज। अब एक पढ़ के लिख सकते हैं। देखिए एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के जो है रंग पर अब ध्यान दीजिए। क्वथन नली बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर उसको गर्म कीजिए। जैसे देखिए इसमें जो है फेरस सल्फेट रख लिया है पकड़ के चिमटा से, और बर्नर से जो है इसको गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पे जो है इसमें जो फेरस सल्फेट था उसका रंग इसमें बदल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट है टूटकर आपको फेरिक ऑक्साइड बन गया है, एक सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया है। तो ये अभिक्रिया हो गया। इसको समीकरण के द्वारा हम दर्शा के आपको दिखा दिए। अब इसकी कुछ उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया के, डिकम्पोजिशन के। जैसे आप देख सकते हैं चूना पत्थर को देखिए गर्म किया जाता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे देख सकते हैं आप जो कैल्शियम आपका कार्बोनेट है यानी चूना पत्थर है, उसको गर्म करने पे बुझा हुआ चूना, यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्मा देने पे कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। यानी क्योंकि यह एक पदार्थ टूटकर 2 चीजों में बट गया है, जिसका उपयोग जो है हम लोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जो है चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अनेक उपयोगों में से जो है हम लोग जो है सीमेंट का निर्माण करते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को जो हम लोग ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम आपका कार्बोनेट था, इसको टूटने के लिए जो हम लोग ऊष्मा इसमें दिए हैं, यानी इसको ऊष्मा जरूरी है टूटने के लिए। तो यहाँ आपका ऊष्मा क्या हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं, यानी जो जिसको टूटने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको ऊष्मीय वियोजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका उदाहरण हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए अगला अगला यहाँ पे जैसे देखिए एक और जो है दिया गया है। इसमें देखिए लेड नाइट्राइट का तापन तथा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। जैसे देखिए लेड नाइट्राइट को यहाँ पे हम लोग इस पे ताप दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो वह आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। जैसे देखिए एक क्वथन नली में जो है 2 ग्राम लेड का देखिए इसमें लिया गया है, इसको चिमटा से पकड़कर इसको बर्नर से अगर गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ आपको लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। ये देखिए अब इसको गर्म करते हैं तो इसमें भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। यानी जो हम लोग यहाँ पे लेड नाइट्रेट को देखिए यानी PbNO3 को जब हम लोग यहाँ पे तापन यानी उष्मा देते हैं तो वह जो है देखिए यहाँ पे लेड ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एक धुआं के रूप में यानी गैस के रूप में निकलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनता है। तो ये एक अभिक्रिया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेड नाइट्राइट एक ही पदार्थ है और इसको गर्म करने पे देखिए 3 पदार्थ बन रहा है, 1 2 3। यानी यहाँ पे जो है डिकम्पोज कर गया यानी डिकम्पोजिशन हो गया। तो ये भी इसी का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। और एग्जाम में सीधा समीकरण नहीं, एग्जाम में सीधा ऐसे देगा कि लेड नाइट्राइट को गर्म करने पे कौन सा गैस का निर्माण होता है, क्या क्या उत्पाद बनता है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए एक और यहाँ पे चीज दिया गया है, एक और उदाहरण। यहाँ पे देखिए सूर्य के प्रकाश में जो है देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है। जब हम मान लीजिए सूर्य के प्रकाश में देखिए खिड़की से आ रहा है और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखा गया है। सिल्वर क्लोराइड देखिए धूप का प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो वह सिल्वर धातु बन जाता है।
इसको यहाँ पे दिखाया गया है आपको क्रियाकलाप के द्वारा कि यहाँ पे देखिए चाइना डिश में यानी शीशा के गिलास में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है आपको नोटिस कर लीजिए। उसके बाद इस चाइना डिश को जो है थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रख के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद देखिएगा कि यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड का जो है अब रंग बदल गया है, यानी सूर्य के प्रकाश में वह अभिक्रिया कर लिया है, यानी वो उसको क्या हुआ वहां पे उसको ताप का जरूरत पड़ा है, यानी उष्मा का जरूरत पड़ा है उसको बदलने के लिए। तो ये आपको याद रखिएगा। देखिए इसी को जो है यहाँ पे समीकरण के रूप में दर्शाया गया है कि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड था यानी AgCl, इसको जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखे हैं तो यहाँ पे आपको देखिए बना है AgS, यानी आपको सिल्वर धातु निर्माण हुआ है। देखिए Ag क्या है आपका, Ag सिल्वर का है, यानी आपको सिल्वर धातु बना है और साथ में क्लोरीन गैस भी बना है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वह धूसर रंग का हो जाता है, यानी जो पहले श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड अब वह धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है, यानी ये आपका जो एक धातु था सूर्य के प्रकाश में रखे तो ये टूट गया और ये 2 पदार्थ बन गया, एक सिल्वर और एक क्लोरीन गैस बन गया। तो याद रखिएगा। उसी प्रकार से देखिए सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है इसी प्रकार का अभिक्रिया है। जब हम लोग यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे देखिए सिल्वर और ब्रोमीन गैस का यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। और ऊपर दी गई अभिक्रिया का जो है उपयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण इसको जो हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी एक जो है पदार्थ वह टूट गया है आपको 2 पदार्थों में, तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको 70 नंबर, ये टीयर 1 के TGT का सवाल है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, उसको तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जरूरी होता है। तो जिस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश उष्मा प्रकाश ये सब जरूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। यानी यहाँ पे वही लिखा गया है कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है यानी जिनको जरूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊपर हम लोग देखे हैं क्या, तो उष्मा छेपी। इससे पहले उष्मा छेपी में क्या था कि यहाँ पे अभिकारकों को तोड़ने के बाद जब उत्पाद बनता था तो उसमें जो है ऊर्जा उष्मा विमुक्त होता था, यानी उसमें से निकलता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी। और यहाँ पे उष्मा ऊर्जा की जरूरत है उसको तोड़ने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। तो ये किसमें होता है, तो आपको ये रासायनिक वियोजन में होता है, यानी अपघटन अभिक्रिया में होता है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था टीयर 1 के TGT में कि सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है। तो अभी बताया है आपको रासायनिक वियोजन के लिए उष्मा शोषी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका C इसका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित है अपघटन अभिक्रिया से, कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्ति होता है, तो वह कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज से 2 चीज बन रहा है। चूना को हम लोग उष्मा दे रहे हैं तो यह आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। चूना को जब हम उष्मा दिए तो 2 चीज बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 चीज बन गया, यानी अपघटन यानी डिकम्पोज होकर 2 चीज बना है, तो अपघटन अभिक्रिया। और यहीं पे आपका ये क्वेश्चन आपको NCERT से ही पूछा है। यहाँ पे अभी आपको ऊपर हम बताए थे, ये देखिए बुक में ही दिया गया है। देखिए चूना पत्थर को यानी चूना को हम लोग उष्मा देकर जला रहे हैं, तो देखिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आपका वियोजन अभिक्रिया है, यानी डिकम्पोजिशन है। एक से टूटकर आपका 2 बन गया। तो यही आपके एग्जाम में सीधा यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपका अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो याद रखिए कि जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषण होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी, और जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी। तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आइए यहाँ पे समझते हैं ये कैसे विस्थापित करता है। जैसे देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपका फेरस जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे पहले जो सल्फेट है वह कॉपर के साथ है, लेकिन यह जो फेरस आ गया है अब वह ज्यादा आपको क्रियाशील है कॉपर से। तो यहाँ पे यह कॉपर को यहाँ से हटा देगा यानी डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके साथ जाकर यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि फेरस जो है ज्यादा क्रियाशील है।
तो ज्यादा क्रियाशील धातु पहले वालों को हटाकर उसमें यह आपको पहले वाले को हटाकर उसके जगह पर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया यही होता है। जैसे फेरस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए फेरस जो है जाकर कॉपर सल्फेट के साथ मिल गया है और यहाँ पे कॉपर को अलग हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि जो फेरस जो है ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। तो अब ये क्रियाशील धातु क्या होता है, आपको अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी में पढ़ना है, तो आपको आगे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा, क्रियाशील धातु का लिस्ट आएगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। तो ये आपको यही होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी इस अभिक्रिया में देखिए लोहा ने जो है दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर जो है को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। और देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया TI2 के 6 to 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पे आपको दिखाना है। जैसे देखिए पहला इसमें है MgCO3। देखिए अब ये दो भागों में टूट गया एक से, तो ये तो अभी आप पढ़े हैं कि अपघटन का उदाहरण हो गया। ऊपर आप देखें डिकम्पोजिशन का है। अगला देखिए आपका 2 नंबर है कि H2 प्लस O2 H2O बन गया। ये तो आपका संयोजन अभिक्रिया है जो ऊपर आप पढ़े हैं, ये वाला, यानी आपको कंबाइन वाला है। उसके बाद देखिए आपका C नंबर है Na प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे जो है NaOH और H2 बन गया, यानी यहाँ पे सोडियम जो था आपको जो H2 से अभिक्रिया किया है, तो यहाँ पे Na जो है यानी सोडियम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और OH के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया है। तो ये आपका C नंबर जो इसका हो गया ऑप्शन, ये क्या है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका C हो गया। याद रखिएगा, ये ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। TI2 के 6 to 8 का ये सवाल है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोगशाला भी मतलब प्रयोग भी किया है आपके बुक में, कैसे कैसे किया। जैसे यहाँ पे पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है दो, देखिए लोहा का जो कीट जो है कांटी होता है, वहाँ कील होता है, उसको यहाँ पे रखा गया है। अब बाद में जो है इसके बाद में जब निकाला जाता है, यानी यही हुआ फेरस, मतलब लोहा मतलब फेरस, फेरस को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि फेरस जो है कॉपर को हटाकर खुद SO4 के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया, यानी आयरन सल्फेट बनाया है, बाकी कॉपर को अलग कर दिया है। तो आप देखते होंगे पानी में जब देखिएगा, चाहे कॉपर के विलयन में जब हम लोग लोहा के छड़ को डुबाते हैं तो वहां पे देखिए उसमें Bg पकड़ लेता है, तो वही तो होता है आपको आयरन सल्फेट। बाकी आपको कॉपर को उसको हटा देता है। देखिएगा जब पानी में उसको घोलिएगा तो देखिएगा पानी भी जो है आपका जो Bg कलर होता है, जो धूसर कलर, उस कलर का हो जाता है। तो वही इसमें लिखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं दो को डुबाया गया है, डुबाने के बाद देखिए इसमें से ये जो पहले का है, यानी डुबाने से पहले का जो कील है वो पहले ऐसा था, और जब हम लोग विलयन में रख दिए कॉपर सल्फेट में, देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर जब निकाले हैं जो इसको, इस कीट जो है लोहा के कील को, तो अब देख रहे हैं इसे आपको Bg पकड़ लिया है। तो यहाँ पे ये पहले वाला है, अब ये इसमें चेंज आ गया। यानी क्या हुआ है कि ये फेरस जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर को अलग विस्थापित कर दिया है और SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया है। यही इसमें जो है बताया गया है आपको प्रयोगशाला में प्रयोग करके। तो यही है कि लोहा जो याद रखिएगा, ये जो लोहा होता है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर इसमें से अलग हो जाता है। कुछ यहाँ पे अलग से भी देखिए अन्य उदाहरण दिया गया है। जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट में इसका जो है अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ पे देखिए Zn जो है कॉपर को विस्थापित करके खुद जो है SO4 के साथ जाके यहाँ पे अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। वहीं देखिए आपका जो लेड है वो भी आपको कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, जो आपका लेड है वो आपको कॉपर को यहाँ पे हटा देता है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्यों आपको विस्थापित कर रहा है, क्योंकि देखिए जिंक है, लेड है, ये जो जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील है। तो ज्यादा जो क्रियाशील रहेगा, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो जो है पुराने वाले को हटाकर वहां पे अपना जगह बना लेगा। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि क्यों इसको हटाया है। तो क्रियाशील धातु का अलग आपको लिस्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग देख रहे थे कि एक ही धातु जो है दूसरे को हटा रहा था, अब यहाँ पे जो है दोनों तरफ से हटाया जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन कैसे होता है, तो ऊपर तो हम लोग पढ़े हैं कि हाँ यहाँ पे जो है सक्रिय धातु होता है वो हटाता है। अब इसमें देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु तथा परमाणुओं के समूह जिसके ऊपर आयन होता है, तो वो आपस में आदान प्रदान होता है।
तो इसमें उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। और इसमें जो होता है अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय का लवण प्राप्त होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। जैसे देखिए, अब इस पर आप अभी पहले समझिए कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे आप देखिए, एक तो पहले ये प्रयोग भी दिया गया है कि मान लीजिए एक प्रश्नाली लिए, उसमें सोडियम सल्फेट का विलयन है, रख लीजिए। एक और दूसरा प्रश्नाली लीजिए जिसमें बेरियम क्लोराइड लीजिए, यानी दोनों में अलग अलग लीजिए। एक में लीजिए आपको सोडियम सल्फेट और दूसरा में लीजिए बेरियम क्लोराइड। और दोनों को जो है एक दूसरे में देखिए यहाँ पे मिला रहा है। देखिए सोडियम सल्फेट वाला को बेरियम क्लोराइड में जो है इसमें रख रहा है, दोनों को मिला रहा है। तो दोनों को मिलाया तो यहाँ पे इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो आपका SO4 के साथ जो आपका सोडियम था, ये जो है यहाँ से हट के ये बेरियम के साथ अभिक्रिया कर लिया है। और जो आपका यहाँ पे क्लोरीन के साथ पहले बेरियम था, उसके जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, आपको सोडियम आ गया, यानी दोनों आपस में अदला बदली कर लिया है। तो ये दोनों बार मतलब दोनों आपको विस्थापित हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपको याद रखिएगा ऐसा क्यों हुआ है। देखिए आपका जो इसमें बेरियम है, बेरियम पे आपको +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर आपको माइनस जो है एक पर क्लोरीन पर 1 होगा, तो 2 क्लोरीन पे आपको -2 होता है। इसमें अगर तोड़िएगा आपको सोडियम में, तो देखिए SO4 पे जो होता है वो आपको 2 माइनस होता है, और वहीं आपका एक सोडियम पे क्योंकि 1 होता है तो 2 सोडियम है तो 2 आपका प्लस होता है। तो ये अब जो अभिक्रिया करेगा आपको आपको मालूम होना चाहिए, एक प्लस और माइनस दोनों मिलकर ही जो है कोई एक आपका इसमें यौगिक बनाता है, ये आपको याद रखिएगा। तो यही लिखा गया है कि बेरियम +2 तथा सल्फर पर जो है -2 आपको अभिक्रिया होता है। जब यहाँ पे अभिक्रिया होता है तो ये जो आपका बेरियम है वो आपको सल्फर के साथ यानी +2 -2 चला गया, और सोडियम जो है आपको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो है आपका बेरियम तथा जो है आपको सल्फेट की अभिक्रिया में ये जो है BuSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी जो है निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को जो है हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपको चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब बाकी अवक्षेपण जो होता है वो आपको क्या होता है, तो अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है, जो आपको घुलता नहीं है। जो लवण एक लवण होता है वो अवक्षेपण, तो याद रखिएगा। जैसे इस अभिक्रिया में आप देखे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए BuSO4 के अवक्षेप का निर्माण हुआ है, तो ऐसे आपको इसमें याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे अगला। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है TR3 के, TGT का सवाल है। अब इसमें देखिए कौन सा विस्थापन है आपको चूज करना है। जैसे देखिए MgCl2 और साथ में आपका MnSO3 का होल ट्वाइस है, तो ये आपको अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका SO3 का होल था, SO3 था। अब देखिए यहाँ पे जो है पहले इसमें कौन सा था, SO3 के साथ Mn था, लेकिन यहाँ पे अब Mg आ गया है, तो यहाँ पे विस्थापन E हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए जो L2 था उसके साथ पहले Mg था, लेकिन अब Mn आ गया है, तो दोनों तरफ से विस्थापन हो गया है। तो दोहरा विस्थापन का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका C हो जाएगा, और TR3 के TGT का सवाल है। उसी के बाद देखिए 91 नंबर ये सवाल था, उसका अगला सवाल 92 नंबर लगातार पूछा है आपको। देखिए इसी टॉपिक से निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए संयोजन का यहाँ पे, यानी संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, तो उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला बात हो रहा है, तो देखिए पहला इसमें है MgO + H2O। देखिए ये 2 है पदार्थ है, दोनों को एक मिलकर एक बन गया, यानी Mg का जो है होल थराइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी आपका संयोजन का है। पहला ऑप्शन तो सही होगा ही, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पे Al2O3 बना, यानी 2 पदार्थ मिलकर एक बना है, तो ये भी हो गया। तो हम यहीं पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका D सही हो गया। लेकिन 3 नंबर जब देखिएगा, 3 नंबर जो इसका अभिक्रिया ऑप्शन है KCaLO3 जो है, आप देखिए ये एक ही चीज है, लेकिन टूटकर यहाँ पे 2 भागों में बट गया है। तो ये आपका क्या है, संयोजन नहीं है, ये आपका अपघटन का है। तो एक ऑप्शन C नंबर जो है अपघटन अभिक्रिया है, जबकि 2 आपका A+ जो B है वो संयोजन है। तो एक से अधिक आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका D सही हो गया। ये भी आपको यहीं से इसी टॉपिक से था। अब देखिए TRE1 के ये PRT का सवाल है। ये देखिए अभी जो आप ऊपर देख रहे होंगे आपके बुक में जो है जितना प्रयोगशाला दिया गया था प्रयोग करने के लिए, तो आपको ऐसे उसको हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए हम इसको जो है शामिल किए हैं, ताकि क्वेश्चन वैसा पूछा गया है। आपको सीधे रासायनिक अभिक्रिया दे देगा और बोलेगा यहाँ पे आपको इस टाइप से
सजाने के लिए, चाहे बनाने के लिए। जैसे देखिए कैसे पूछा हुआ है, लिखा गया है कि लोहे के बुरादे में अगर हम लोग HCl डालने से क्या होगा। और ये आपको एनसीईआरटी का सवाल है, ऊपर हम लोग आपको दिखाए होंगे, आप देखे होंगे यहाँ पे जो फेरस होता है, शायद चाहे आप जिंक वाला बताए हैं कि जिंक के दानेदार में हम लोग अगर HCl से अभिक्रिया कराए या आपको H2SO4 से कराए तो वो क्या बनता है। तो ये भी आपको उसी टाइप का है। अगर फेरस को जो है अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए तो क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो पहले क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन था उसको यहाँ से हटा के डिस्प्लेस कर देगा और साथ में Fe जो है Cl के साथ जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा अभिक्रिया है, बताइए आपको, ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी एकल विस्थापन, ये उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये तो उसका उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, दूसरा है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। ये तो गलत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये भी आपका गलत है। पहला ऑप्शन सही है, यानी हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड का उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही हो जाएगा। और पूछ देता है कि हाँ कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये अगला चलिए, अगला देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है उसी टाइप का कि शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, बताइए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है, आपको ऊपर हम बताए भी थे कि जैसे देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखिए ये आपका हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना को अगर हम क्लोरीन गैस इस पे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो वो आपको ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, यानी CaOCl2, इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और साथ में जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए विरंजक चूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे दिया गया एक और सवाल, टीआर 3 के पीजीटी का सवाल है कि वह पदार्थ जो प्रतिक्रिया की दर को कम करता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं अवरोधक। कोई भी चीज को अगर यहाँ पे प्रतिक्रिया को रोक रहा है तो उसको हम लोग अवरोधक बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अब पढ़ना है आपको एक, ये सवाल तो आपको दूसरा चैप्टर से दिया गया है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, आपको इसमें भी काम आएगा। देखिए एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो वह घोल में शामिल है। अब देखिए एक एक करके अभिक्रिया कराना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इतना लंबा लिख दिया है, सीधा यहाँ पे आइए, अंडे के छिलका, अंडे का छिलका जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो सीधे COCl3। अब इसमें जो है बोल रहा है किसके साथ अभिक्रिया कराए, ताकि जो है हम लोग जो है इसमें जो है एक गैस देता है, साथ में चूने के पानी को जो है दूधिया बना देता है, यानी जो चूना का पानी था उसको दूधिया बना देता है। तो ये जो है आपका COCl3 एक क्षार है। अब हम लोग जो है अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण, तो उसमें आपको इसको पढ़ने को मिलेगा कि अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करके लवण जल और गैस बनाता है, तो वह उसी का उदाहरण है। तो जब हम इसी COCl3 को जब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो है आपको क्या करता है कि ये जो दूधिया जो आपका CaCO3 रहता है इसको जो है दूधिया बना देता है इसके पानी को। तो यहाँ पे COCl2 जो है वो लवण बनता है, वही इसको क्या बनता है दूधिया, इसका जो है दूधिया होता है ये। तो किससे अभिक्रिया कराने के बाद, तो HCl से कराने के बाद ये बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये ज्यादा आपको समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, वहां पे भी जो है इसको हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे इसके उदाहरण के साथ। 131 नंबर देखिए क्वेश्चन की क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिकम, यही बात हो गया, यानी आपको फेरस के साथ जब HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। ये देखिए TR3 के 6 to 8 का सवाल है। अब देखिए आपको ऑप्शन है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, ये तो गलत हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया तो होती है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, लोग बोलते हैं ना कि रिपीट नहीं होता है, देखिए TR3 के 6 to 8 का है। और अभी आप ऊपर एक पढ़े हैं फेरस वाला, ये देखिए ये TR1 में पूछा था, TR1 का सवाल भी जो है देखिए रिपीट किया गया, यही सवाल आपको सेम सवाल पूछा गया है, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये TR1 का था PRT का सवाल और TR3 का 6 to 8 का सवाल सेम आपको रिपीट भी किया गया है। और ये आपको NCERT का सवाल है, तो NCERT में जितना आपको प्रयोग दिया गया है, जितना आपको हम पूरा बुक में का शामिल कर दिए हैं, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 125 नंबर ये सवाल है TR3 के पीजीटी का कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर आयोडीन बनता है।
अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ किसके साथ प्रतिक्रिया करे ताकि उसमें जो है वो आयोडीन बने। तो ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया। अब जितना ऑप्शन दिया गया है एक एक करके देखेंगे। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जो करता है तो यहाँ पे आपको आयोडीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपको Cl2 क्लोरीन। तो ये आपको याद रखिएगा। अब चलेंगे हम लोग आगे। अब जो है एक और कंसेप्ट पढ़ना है इसमें, उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा अलग अलग नाम मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए आपको इंग्लिश में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए इसी में इसका अर्थ भी छुपा हुआ है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पे उसको हम परिभाषा बाद में देखेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। इसी को हम लोग एक और हिंदी में बोलते हैं उपचयन। याद रखिएगा उपचयन, या एक और नाम होता है ऑक्सीकरण। तो ये अगर तीनों में से कोई आपको एक भी मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा इसी का बात हो रहा है। चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे ऑक्सीकरण हो, चाहे उपचयन हो। एक आप और देख रहे हैं इसमें रिडक्शन, यानी देखिए आपको रिडक्शन का बात हो रहा है यानी घटाने की बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन का इसमें से हटना जो है वह रिडक्शन होता है। इसको जो है हिंदी में इसका नाम होता है अपचयन। अगर ये मिले तो आपको याद रखिएगा अपचयन होता है। और इसी का जो है एक और नाम होता है अवकरण। तो ये आपको याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उपचयन, अपचयन और ऑक्सीकरण, अवकरण। तो ये आपको याद रखिएगा। ये जो है ऑक्सीडेशन पूछे तो उपचयन और ऑक्सीकरण, और रिडक्शन पूछे तो अपचयन और अवकरण इसको बोलते हैं। तो ये कभी कभी नाम आपको थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी आप इसका परिभाषा देखिए कि ये क्या होता है। तो देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका जो है उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हुआ है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है यानी ऑक्सीजन का जो है रिडक्शन हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया, यानी आपको अपचयन हुआ है। तो ये आपको याद रखिएगा। इसी को जो है देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है कि इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। तो देखिए गेन अगर होता है ऑक्सीजन का तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज, यानी वह जो है आपका और क्या है तो उपचयन हो गया है। और वहीं अगर हम ऑक्सीजन का लॉस होता है यानी यहाँ पे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस, यानी आपको क्या तो अपचयन। तो ये आपको याद रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। एक और इसका परिभाषा यहाँ पे होता है, जैसे देखिए लिखा गया है कि अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का क्या होता है, या तो योग होता है या ह्रास होता है। और इसी पे जो है इसका परिभाषा बना हुआ है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का या तो उसमें योग हो रहा है या ह्रास हो रहा है तो उसी के आधार पे जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि यह कौन सा इसमें ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन हुआ है। जैसे अगर हम बताएं हैं कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन का हम प्लस कर दे रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या आपको हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है यानी माइनस, या जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का अगर लॉस हो यानी माइनस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या तो उपचयन या आपको ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो चाहे आपको हाइड्रोजन का लॉस हो तो उसको हम लोग उपचयन यानी ऑक्सीकरण या आपको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में रिडक्शन में बढ़े हैं कि जिस अभिक्रिया में यानी रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन यानी आपको अपचयन या अवकरण। तो याद रखिएगा, आपको ये कंफ्यूज करेगा लेकिन इसलिए हमको अच्छे से समझा दिए हैं कि क्या होगा। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो चाहे हाइड्रोजन का अगर लॉस हो तो उसको हम बोले हैं ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पर रिडक्शन में पड़े तो जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का बढ़ोतरी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो ये आपको याद रखना है। और इसी में से एक और होता है आपका जिसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें दोनों होता है यानी आपको ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उसको भी एक अलग से चलिए यहाँ पे हम अभी समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी जिस किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित
और दूसरा जो है अभिकारक अगर अपचयित होता है तो इसको हम लोग उपचयन और अपचयन बोलेंगे। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक जो है ऑक्सीडेशन हो और साथ में आपका रिडक्शन भी हो, यानी दोनों अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। और इसी में छुपा हुआ है, देखिए रेडॉक्स लिखते हैं रेडॉक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका एक रिडक्शन हो गया, रेड से रिडक्शन, और एक से ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स मतलब यानी दोनों हो, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे दिया गया है एक उदाहरण भी यहाँ पे देखिए। जैसे देखिए आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और आपको जल बना रहा है, तो ये आपको रिडॉक्स का उदाहरण है। अब चलिए समझते हैं कि किसका इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो देखिए पहले जो है कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड से देखिए आपको अभिक्रिया के बाद सीधा कॉपर बन रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड में से जो है ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है आपको बताया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका रिडक्शन हो गया, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन, या इसी को हम लोग बोलेंगे अवकरण। ये तीनों में से कोई नाम आपको दे सकता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का जिसमें से निकलेगा उस पूरा को हम लेंगे, यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का, ना कि कॉपर का, याद रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और वही अगर हम देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो देखिए हाइड्रोजन जो है पहले एक था, और हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे जल बन गया, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन, यानी आपको उपचयन। तो यहाँ पे किस में जुड़ा है, तो आपको हाइड्रोजन में जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का आपको रिडक्शन हुआ है, यानी ये दोनों हो रहा है एक ही अभिक्रिया में। तो ये आपको हम बोलेंगे कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उस प्रकार अगला यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको उदाहरण दिया गया है एक और चीज यहाँ पे, इसको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए आपका जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, अभिक्रिया करके जेडेन और आपका सीओ बन गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम देखें यहाँ पे जेडेन ओ यानी जिंक ऑक्साइड में से, तो जिंक ऑक्साइड में से देखिए यहाँ पे अकेले जिंक बना है, यानी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे माइनस हुआ है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन अभिक्रिया यानी आपको अपचयन बोलते हैं। तो ये हो गया, रिडक्शन बोलिए या आपको अपचयन बोलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन जो है पहले अकेले था, तो कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन क्योंकि जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, न कि जिंक का, पूरा जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जबकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद एक और देख सकते हैं इसमें जो है, जैसे देखिए इसमें MnO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है HCl के साथ, तो ये आपको MnCl2 और साथ में आपको H2O और Cl बना रहा है। तो इसको अगर हम देखेंगे, जैसे देखिए पहले जो है आपका जो Mn ऑक्साइड जो है O2 है, इसमें आप देखिएगा यहाँ पे Mn के साथ यहाँ पे Cl आ गया है, यानी इसमें से जो है MnO2 में से ऑक्सीजन क्या हुआ है, माइनस हो गया है। तो MnO2 का यहाँ पे माइनस निकल गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, तो यानी आपको ये रिडक्शन अभिक्रिया हो गया। वहीं अगर हम बात करें इसमें से HCl में से, तो देखिए HCl में से यानी क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए अब इस अभिक्रिया में देखिएगा, तो यहाँ पे जो है कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है और क्लोरीन अलग हो गया है, तो यहाँ पे भी H का माइनस हो गया है। तो H का माइनस होना क्या कहलाता है, आप ये बताइए। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना, ये आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है, आपको ऊपर हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ यानी उपचयन हुआ, जबकि यहाँ पे याद रखिएगा MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यानी यहाँ पे आपको याद रखिएगा इसमें से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को अपचयन और रिडक्शन को उपचयन बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब आपको उपचयन याद रखिएगा, उपचयन, और यहाँ पे रिडक्शन मतलब अपचयन। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, अब हम लोग अब देखिए
यहाँ पे जो है आपको कुछ उदाहरण जो है दिया गया है, इस एग्जाम में पूछा गया टी1 के पीजीटी का सवाल है। तो ये तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है 11th में, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है तो हम समझा देते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात होती है, तो ये देखिए आपको अगर याद रहता है कि हाँ किस पे कितना चार्ज रहता है तब ये जाके निकलता है। जैसे देखिए अब इसमें दिया है KMnO4, इसका मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब देखिए ऑक्सीजन पे जो है आपको कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे जो है यौगिक में जितना माइनस है अब उतना ही इस पे प्लस होगा, तभी एक यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पे -8 हो गया तो हमको +8 भी होगा। तो यहाँ पे से देखिए आपका पोटेशियम है तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। तो देखिए अभी भी जो है -8 तो हो गया था, लेकिन आपको +7 करना है, +8 करना है, तो एक प्लस हो गया। और यानी मैग्नीज पे जो है कितना है Mn पे, तो आपको 7 चार्ज है। देखिए दोनों बराबर होगा, यानी प्लस में भी 8 चार्ज रहेगा और आपको माइनस में भी 8 चार्ज रहेगा, तब आपको ये अभिक्रिया होगा, तभी आपको यौगिक बनेगा। तो यहाँ पे अब देखिए इसका Mn का जो है 7 इसमें ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे 7 2 में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए अगला इसमें है K2Cr2O7। अब इसका जो अगर हम बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा। देखिए आपको बताए हैं कि आपका एक ऑक्सीजन पे 2 होता है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। अब हमको +14 भी जो है यहाँ पे आपको इसको करना होगा। तो देखिए पोटेशियम पर 1 होता है, एक पोटेशियम पे, तो 2 पोटेशियम है तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी आपको प्लस में 2 हो गया। अभी भी 12 की कमी है, तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम जो है, एक क्रोमियम पे कितना होता है आपको, सॉरी यहाँ पे अभी 12 की जरूरत है, 12 तो 14, तो यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम का 12 है, तो एक क्रोमियम का कितना होगा आपको 6 होगा। तो देखिए 6 किस में है, इसमें 6 है, लेकिन इसमें से कोई नहीं है तो पूरा बनाना पड़ेगा। आपको देखिए एक और है KClO4, तो बताए हैं कि एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन पे आपका 2 होता है माइनस, तो माइनस इसका 8 हो जाएगा। अब हमको +8 करना है, तो पोटेशियम का +1 होता है, अभी भी हमको 7 का कमी है, तो इसको पे हम क्लोरीन पे +7 कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है, ये आपको आगे मिलेगा। अब देखिए एक और यहाँ पे दिया गया है कि CHCl3 का ऑक्सीकरण पर देता है। तो CHCl3 का जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये आपको ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो फॉस्जीन गैस बनता है, जैसे देख सकते हैं। यानी CHCl3 को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद फॉस्जीन जो है गैस बनता है, जहरीली गैस होता है ये हो गया, और HCl भी बनता है। तो ये आपको याद रखिएगा। फार्मूला भी देखिए, हम जितना आपको ऊपर दिखाएं फार्मूला जो आपको आ रहा है उसका फार्मूला भी याद रखना है, जी भी आपको इसमें यौगिक है। अब हम चलेंगे इसके अभ्यास पे, चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला इसमें क्वेश्चन इसमें है कि आपको इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी रिडक्शन से है, तो अभी आपको बता दे रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बताए हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन। और एक बताए हैं आपको रिडक्शन वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। अब चलिए अब हम बनाते हैं इसको, ये क्या कहता है। ऑक्सीडेशन में बताए हैं आपको या तो ऑक्सीजन का जुड़ेगा या हाइड्रोजन इसमें से घटेगा, और यही हम रिडक्शन में बताए हैं या तो ऑक्सीजन घटेगा या हाइड्रोजन इसमें बढ़ेगा। अब चलिए बनाते हैं। देखिए आपका एक समीकरण है, आपको PbO यानी आपको लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा सबसे पहला ये देखिए आपको इसमें चुनना क्या है, तो असत्य चुनना है, गलत चुनना है। तो देखिए यहाँ पे PbO यानी आपको जो लेड ऑक्साइड है, तो देखिए लेड ऑक्साइड के अभिक्रिया के बाद यहाँ पे लेड अलग हो गया है, यानी लेड ऑक्साइड में से जो है ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे पूरा लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। याद रखिएगा लेड ऑक्साइड का, ना कि पूरा लेड का। यानी PbO में से यहाँ पे O हट गया है, यानी O माइनस हो गया है। O का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, लेड ऑक्साइड का अपचयित होना, यानी ये देखिए ये आपका सही है, हमको चुनना है गलत, लेकिन ये आपका लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सही हो गया। अब देखिए अगला इसमें कार्बन है। देखिए कार्बन जो पहले अकेले था अब जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, यानी कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ गया है। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन में O जुट गया है। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है,
कार्बन का उपचयित हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी जो है सही है, यानी ये दो सही है, लेकिन हमको चुनना है असत्य। तो असत्य में बाकी ए और बी होना चाहिए, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखिए सीसा नहीं हो रहा है, सीसा के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, यानी पूरा लेड ऑक्साइड हो रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। और उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, कार्बन का हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और चुनना है हम लोग को असत्य ही, यानी आपको ए और बी असत्य है इसमें से। तो ऑप्शन देखिए ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है इसको आप बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि Fe2O3 और Al एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Al2O3 और Fe बनता है। तो ये कौन सा आपको अभिक्रिया है, ऊपर भी दिया गया था, बताइए यहाँ पे। जैसे देखिए आपका जो पहले ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फेरस रह रहा था, तो यहाँ पे इसमें अभिक्रिया के बाद Al जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, यानी आपको Fe को हटा दिया है। यानी एल्यूमिनियम जो है ज्यादा क्रियाशील है आपको Fe से, इसलिए इसको विस्थापित कर दिया है, यानी यह आपको विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन यानी विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। आगे अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है कि लौह चूर्ण को अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सही उत्तर पर निशान दीजिए। तो आपको फेरस के साथ जो है आपको HCl का अभिक्रिया कराना है, तो वो क्या बनेगा। तो आपको ऊपर ही बता दिया है कि हाइड्रोजन गैस और को आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही हो जाएगा। आपको ऊपर हम इसका सूत्र भी लिखवा दिए थे, ये तो बुक से ही पूछा था। बाकी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए रासायनिक समीकरण लिखना है और उसको संतुलित भी करना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए हम एक दो बता देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें है, पहला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी हाइड्रोजन यानी H2 जो है यहाँ पे H2 के साथ अभिक्रिया हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का, और ये बना रहा है क्या आपको अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अब तो ये समीकरण हो गया, लेकिन संतुलित करना है तो संतुलित कैसे होता है बताए हैं, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और नाइट्रोजन भी 2 है, तो इधर भी होना चाहिए। लेकिन देखिए इधर नाइट्रोजन 1 है और आपका हाइड्रोजन 3 हो गया है, तो हाइड्रोजन वाला को छोड़ देंगे हम। सबसे पहले 2 नाइट्रोजन करेंगे, तो 2 से इधर गुना करेंगे, तो देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अब देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, तो 6 बनाने के लिए हमको इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6। तो ये आपका देखिए ये संतुलित समीकरण हो गया, ये पहला का आंसर हो गया इसका, ए नंबर का। उस प्रकार से अब दूसरा भी इसमें बना सकते हैं आप। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसका समीकरण लिखना है, तो देखिए आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको, H2S होता है, H2S। और ये जो है आपको ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो उसके बाद ये बोल रहा है कि जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जल का फॉर्मूला H2O और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका SO2 होता है, तो प्लस SO2। अब ये तो आपका हो गया समीकरण। अब इसको संतुलित भी करना है, तो देखिए आपको बताया है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो देखिए शुरू में आप देखिएगा, तो आप देखिए इधर हाइड्रोजन जो है आपका 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। लेकिन जब इधर आइएगा तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 था, ठीक है। अभी ऑक्सीजन कितना है, इधर आपका 2 और 1 यहाँ पे है, 2 इधर और 1 यहाँ पे, 3 है, लेकिन इधर आपका 2 ही दिया है, तो इसमें आपको इसको बदलना पड़ेगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे देखिए अब 2 और 3 रहे, तो सबसे मान लीजिए इसमें अगर हम 2 से गुना करें, देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूना 4। तो यहाँ पे जब क्योंकि 2 ही है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हाइड्रोजन तो आपका बराबर हो गया। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन देखिए आपका इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 ही है, तो 2 दूना 4 यहाँ भी हो गया। तो ऐसे करेंगे तो आपको ये भी जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ऐसे इसमें आपको याद रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बनाना है। फिर आपको ऐसे ही आपको सी और डी ऊपर तो हमको हम बता ही दिए हैं, तो वैसा ही करना। अब देखिए यहाँ पे आपका रासायनिक समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करना आपको हम बता दिए, आपको हम बताएंगे पूरा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको बना लीजिएगा। वही 7 नंबर वही सवाल है, 8 नंबर भी वही करना है, अभिक्रिया लिखे समीकरण लिखना है, तो ये सब कर लीजिएगा आप। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग अब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर 2 नंबर देखेंगे, एसिड बेस और साल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण की बात हम करेंगे अगले चैप्टर में। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।